सक्सेना की एक खूबी तो मैं बताना भूल ही गया योर ऑनर। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर की है। अपने पति को किसी भी लड़की के साथ कभी ये बातें करते देख लेती तो इनका पारा इतना चढ़ जाता, इनका टेम्पर इतना वॉलेटाइल हो जाता कि बात मरने मारने की नौबत तक पहुंच जाती है योर ऑनर। इनके लूज टेम्पर को लेकर कत्ल से पहले की कई वारदातें लोगों के सामने मौजूद हैं योर ऑनर। सिर्फ शक की बुनियाद पर योर ऑनर कोई भी ऑनरेबल अदालत किसी बेगुनाह को फांसी के फंदे पर नहीं लटका सकती। यानी कि आपको इस कदर गुस्सा आया कि आप मकतूल को मौका मिलते ही ठिकाने लगाने की सोचने लगे। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर वीरेंद्र के पास चंद्र सक्सेना को मारने का मोटिव था। यह पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर कि मरहूम चंद्र सक्सेना को मारने के लिए मिस्टर वीरेंद्र के पास भरपूर वजह मौजूद थी। यही है, आप क्या करें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जा सकते हैं मिस्टर वीरेंद्र, यू कैन गो। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह है मिस सूजी अलायस मिस मेहताब। इजाजत है। मैडम, आपका नाम मिस सूजी है या मिस मेहताब? मेरा मतलब है कि अदालत में आपको किस नाम से बुलाया जाए? जी, मेरा असली नाम सूजी है। आर्ट की दुनिया में लोग मुझे मेहताब के नाम से जानते हैं। मिस मेहताब, 14 जुलाई को आर्ट गैलरी में आपकी पेंटिंग्स की नुमाइश थी और आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर मौजूद थी। ये बात अदालत बहुत अच्छी तरह जानती है। क्या आप उस हंगामे के बारे में अदालत को बताएंगी जो कत्ल वाली रात वहां पर हुआ? क्योंकि उस हंगामे का आप एक खास कैरेक्टर थी। जी, तकरीबन 6-7 बजे चंद्र वहां आए, जो मेरे कॉलेज के जमाने के पुराने दोस्त थे। ये मुलाकात हम दोनों की अचानक 2-3 साल के बाद हो रही थी। हम लोग दोनों वहां पर पुरानी बातें याद करके मजा ले ही रहे थे कि इतने में मिसेस चंद्र सक्सेना वहां आ गई। यू मीन टू से मुलजिमा? जी, मिसेस चंद्र सक्सेना वहां आई और बगैर सोचे समझे बिना किसी वजह के चंद्र को डांटने लगी। ये गुस्से में पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। 2 मिनट तक तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तब फिर मुझे इनकी बातों से पता चला कि ये चंद्र की बीवी है। हालांकि चंद्र पूरी कोशिश कर रहा था इन्हें शांत करने की, लेकिन इनका पारा था कि बात बात पर बढ़ता ही चला जा रहा था। जब ये बिल्कुल कोल नहीं हो पाई तो फिर चंद्र इन्हें दूसरे कमरे में ले गया और फिर दूसरे कमरे में जाने के बाद क्या हुआ, हाउ डू आई नो? मिस मेहताब, जब मुलजिमा मकतूल चंद्र सक्सेना को डांट रही थी तो ये क्या कह रही थी, कुछ याद है आपको? एक बात अच्छी तरह से याद है। ये कह रही थी, मेरा दिल करता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। जज साहब, मेरे ख्याल में इन्होंने ही चंद्र का खून किया है और इनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। गवाह के अपने ख्यालात को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। गवाह को वार्न किया जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दे जो उनसे पूछे जाए। किसी सुनी सुनाई बात को दोहराने की कोशिश न करें और ना ही अपने ख्यालात का इजहार करें। यस सर। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस सूजी, आप चंद्र सक्सेना को कब से जानती हैं? 6-7 सालों से। 4-5 साल तक हम दोनों एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। कॉलेज में चंद्र सक्सेना आपके साथी थे, दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, या फिर उससे भी कुछ और ज्यादा? आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। देखिए मिस सूजी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कॉलेज में आप दोनों के बीच धुआंधार इश्क चल रहा था। यहां तक कि कॉलेज के साथी आप दोनों को लैला मजनू की जोड़ी मानते थे। ये सच है। कॉलेज में हम दोनों को लैला मजनू की जोड़ी कहा जाता था, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी भी कोई गलत रिश्ता नहीं था। यानी कि मिस सूजी, जो आपका दीवाना था वो मिसेस रश्मि सक्सेना से शादी करने के बाद आपके लिए बेगाना हो गया। लेकिन अचानक 2 साल के बाद 14 जुलाई की शाम को उस आर्ट गैलरी में जब आपका और चंद्र सक्सेना का आमना सामना हुआ तो आपके दिल में दबी हुई मोहब्बत की चिंगारी भड़क उठी और आपने अपने नए बॉयफ्रेंड की मौजूदगी में चंद्र सक्सेना को मजनू समझकर लैला बनकर उनसे लिपट गई। लेकिन जैसे ही रश्मि सक्सेना वहां आई
और आपको यह पता चला कि रश्मि सक्सेना और चंद्र सक्सेना ने हमेशा के लिए शादी करके आपका मजनू आपसे छीन लिया है, तो आपके दिल में दोनों के लिए नफरत और जलन की आग भड़क उठी और उसी बदले की भावना में आपने मौका देखते ही चंद्र सक्सेना को जान से मार दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं मिस सूजी कि आप जैसी लड़कियां जब किसी चीज को हासिल नहीं कर सकती हैं, उसे बर्बाद कर देती हैं, मलिया-मेट कर देती हैं। What do you mean? I mean what I say, मिस सूजी। आपने जब चंद्र सक्सेना को मार दिया, तब भी आपके दिल की प्यास ठंडी नहीं। आप उसकी विधवा को फांसी के फंदे से लटकता हुआ देखना चाहती हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा ये रहा है। झूठ नहीं है मिस सूजी, ये सच है, सरासर सच है। आप एक तीर से दो शिकार करना चाहती हैं। एक को मारकर दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगाकर फांसी के फंदे पर पहुंचाना चाहती हैं, और आप अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी हैं। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर कि ये मिस मेहताब अलाइस मिस सूजी के पास कत्ल करने की पूरी वजह मौजूद है, और ये भी शक के दायरे से बाहर नहीं। योना, मेरा अगला गवाह है सूजी का बॉयफ्रेंड पीटर। मिस्टर पीटर, 14 जुलाई कत्ल वाली रात को आप आर्ट गैलरी में मौजूद थे। जी। इससे पहले कि मैं आपसे कुरेद का सवाल पूछूं, बेहतर यही होगा कि आप उस रात के तमाम वाकयात जिसके आप चश्मदीद गवाह थे, अदालत को जरा तफसील से बताएं। वकील साहब, मेरे सामने 6 या 7 बजे चंद्र सक्सेना आर्ट गैलरी में दाखिल हुआ और अंदर घुसते ही वो सूजी के साथ फ्लर्ट करने लगा। फ्लर्ट करने का मतलब समझाएंगे? मेरी आंखों के सामने उसने सूजी कमर में हाथ डाला और उसे एक अंधेरे कोने में ले गया और वो उसे अपने साथ लिपटाकर उसके गालों को चूमने की कोशिश करने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी बीवी आ गई। अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखकर वो गुस्से से लाल सुर्ख हो गई और सबके सामने बुरा भला कहने लगी। बतूल मिसेस चंद्र से आपकी मुराद मुलजमा मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना से है? जी हाँ। मिस्टर पीटर, मुलजमा गुस्से के आलम में अपने पति को लताड़ते हुए क्या कह रही थी? अदालत को जरा तफसील से बताएंगे? जी, वो कह रही थी कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। जी चाहता है कि यहीं तुम्हारा सर फोड़ के रख दूं। इस बात को सिर्फ मैंने नहीं, वह मौजूद सभी लोगों ने सुना था। फिर क्या हुआ? चंद्र सक्सेना उसे वहां से हटाकर बाजू वाले कमरे में ले गए। कुछ देर तक तो टकरार की ऊंची ऊंची आवाजें आती रही। उसके बाद मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये मियां बीवी के आपस का मामला था। थोड़ी देर के बाद मिसेस चंद्र सक्सेना तेज तेज चलती हुई गुस्से से बाहर चली गई और उसके फौरन बाद पता चला कि चंद्र सक्सेना का कत्ल हो चुका है। यानी कि मुलजमा के तेवर, उनकी चाल और उनके चेहरे पर गुस्से के मुताबिक यह कत्ल मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना नहीं किया है। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त गवाह के मुंह में जबरदस्ती अल्फाज ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर पीटर, आपने अभी अभी जो बयान दिया है उसके मुताबिक मरहूम चंद्र सक्सेना आप ही की आंखों के सामने आप ही की महबूबा मिस सूजी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिस सूजी को एक अंधेरे कोने में ले गए और वहां उन्होंने उसे चूमना चाहा। Am I right? जी कहा है, और जो कहा है उसका एक एक लफ्ज सच है। मैं मानता हूं कि आपने जो कुछ कहा वो सच है। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि उस वक्त आपको गुस्सा आया था? नहीं, बट नेचुरल है सर, ऐसी बातों पर हर मर्द को गुस्सा आएगा, और अगर इसमें मुझे गुस्सा आ गया तो इसमें अनहोनी क्या है? कोई अनहोनी नहीं है मिस्टर पीटर। एक बात बताइए, लगता है आप मिस सूजी को बहुत प्यार करते हैं। जी, उसे तो मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। मिस्टर पीटर, अगर आपकी महबूबा को आपसे कोई जबरदस्ती छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। आपके डील डॉल और कसरती बदन को देखते हुए ये लगता है कि आपके एक वार से एक आदमी वही नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मैं जूडो और कराटे दोनों में एक्सपर्ट हूं, और साथ ही में मैंने दोनों में ब्लैक बेल्ट भी लिए। मैं एक हाथ मार के दीवार तोड़ सकता हूं। आपको याद होगा मिस्टर पीटर कि कुछ दिन पहले इस कत्ल की तफ्तीश के लिए मैं मिस सूजी के घर गया था।
और ठीक आपकी एंट्री उस वक्त हुई थी जब मिस सूजी ऑफ बैलेंस होकर मेरे कंधे पर आ गिरी थी। आप अपने आप में से बाहर हो गए थे और आपने मुझे गिरबान से भी पकड़ लिया और मुझे बुरा भला भी कहा। लेकिन जब सूजी ने मेरी गलत फहमी दूर कर दी थी तो मैंने फौरन उसी वक्त आपसे माफी मांग ली थी। बेशक माफी मांगी थी आप, लेकिन मिस्टर पीटर, क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि अपने आप से बाहर होने के वक्त आपने मुझसे क्या क्या कहा था? बोलिए मिस्टर पीटर, आपने क्या कहा था? मैंने जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में कहा था, और गुस्से में क्या कहा था ये मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ याद है मिस्टर पीटर। आपने ये कहा था कि तुम दोनों भाइयों को फ्लर्ट करने के लिए सिर्फ मेरी ही महबूबा मिली है। एक तो भगवान को प्यारा हो चुका है, लेकिन तुम्हें मैं चांद से मार डालूंगा। यही कहा था ना, यही कहा था ना आपने मिस्टर पीटर? कहा था। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। मिस्टर पीटर के पास मरहूम चंद्र सक्सेना को मारने के लिए भरपूर वजह मौजूद है, और इस भरी अदालत में इन्होंने अभी अभी यह भी कन्फेस किया है कि कोई भी इनकी गर्लफ्रेंड में सूजी को छेड़ेगा या उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करेगा तो ये उन्हें जान से मार डालेंगे। योर ऑनर, इनका ये कसरती बदन और डील डॉल तो मजबूत है ही, इसके साथ साथ ये जूडो और कराटे के माहिर भी हैं। इनके एक ही वार से ये किसी भी आदमी को ढेर कर सकते हैं। और जैसा कि आप और ये अदालत जानते हैं कि इस कत्ल के केस में आला कत्ल एक वजनदार स्टैचू है, तो ये मुमकिन है योर ऑनर कि इन्होंने मरहूम चंद्र सक्सेना को अपनी महबूबा में सूजी के साथ फ्लर्ट करने के जुर्म में मार डाला। That's all, योर ऑनर। आप जा सकते हैं। मगर मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैंने खून नहीं किया। आप जा सकते हैं मिस्टर पीटर। सर मैंने किसी का खून नहीं किया सर, सर मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर रणधीर भाटिया। मिस्टर रणधीर, आप धर्मपाल जी की फर्म धर्मपाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, जहां पर मरहूम चंद्र सक्सेना काम करते थे। जी हाँ। इस तरह आप मिस्टर चंद्र सक्सेना के तौर तरीकों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ रहे होंगे। जी, मिस्टर चंद्र सक्सेना मेरे कलीग ही नहीं, अच्छे दोस्त भी थे। आप मुलजमा रश्मि चंद्र सक्सेना को जानते हैं? जी, इन्हें मैं शादी के पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं धर्मपाल फर्म में चंद्र सक्सेना के पहले से काम करता था। क्या 14 जुलाई की रात को आप आर्ट गैलरी में मौजूद थे? जी हाँ। वहां पर क्या हुआ, आप जरा अदालत को बताएंगे? मिस्टर चंद्र सक्सेना जो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कुछ दिल फेंक किस्म के आदमी थे। मैं उनके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उनके बहुत नजदीक था। खूबसूरत लड़कियां उनकी कमजोरी थी। अदालत आपसे सिर्फ यह जानना चाहती है कि उस दिन वहां पर क्या कुछ हुआ। जी हाँ, वहीं आ रहा हूं। मिस्टर चंद्र सक्सेना उस दिन सूजी के साथ कुछ ज्यादा घुल मिलकर बातें कर रहे थे कि इतने में वहां रश्मि जी आ पहुंची। रश्मि जी, आपका मतलब कि मिसेस चंद्र सक्सेना? जी हाँ। आप अपना बयान जारी रखिए। जी, रश्मि जी ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो गुस्से में आ गई और उसी गुस्से की हालत में अपने पति पर बरस पड़ी। पहले तो मिस्टर चंद्र सक्सेना ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें बाजू से पकड़कर साथ वाले कमरे में ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद मैंने रश्मि जी को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मिस्टर रणधीर, अब मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल करने जा रहा हूं, सोच समझकर जवाब दीजिए। क्या मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना ने सब लोगों की मौजूदगी में अपने पति से यह बात कही थी कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हारा सर फोड़ डालो? मेरी बात का जवाब दीजिए मिस्टर रणधीर, उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं? जी, शायद कहा हो, मैंने ऐसा कुछ भी ठीक से नहीं सुना। और जहां तक मैं रश्मि जी को जानता हूं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। मिस्टर रणधीर, अदालत ने आपसे आपकी जाती राय नहीं पूछी। That's all, Your Honor. Your witness, please. मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मिस्टर रणधीर। क्या आप रश्मि सक्सेना से प्यार करते हैं? जी। और आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं? जी। मगर मरहूम चंद्र सक्सेना ने आपके रास्ते में आकर मिसेस रश्मि सक्सेना को आपसे छीन लिया।
उस वक्त आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा मिस्टर रणधीर। जी नहीं, रश्मि पर गुस्सा आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रश्मि जी पर ना सही, लेकिन मरहूम चंद्र सक्सेना पर तो आपको गुस्सा आए ही होगा। जी नहीं, मुझे उन पर भी कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ, अपनी किस्मत पर अफसोस जरूर हुआ था। इसका मतलब यह है मिस्टर रणधीर कि अगर मरहूम चंद्र सक्सेना आपके रास्ते में नहीं आते तो आप रश्मि सक्सेना और धर्मपाल के तमाम दौलत और जायदाद के अकेले मालिक बन जाते। एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज योर ऑनर। वकील साहब, आपके इस बेहुदा सवाल का मैं मतलब नहीं समझा। मतलब बिल्कुल साफ है मिस्टर रणधीर, आपके दिल में मरहूम चंद्र सक्सेना के लिए नफरत की आग चल रही थी, जिसे बुझाने के लिए आपने उस दिन मौका पाते ही मरहूम चंद्र सक्सेना को मारकर इस आग को बुझा दिया और रश्मि जी को इस कत्ल में फंसा दिया। वाह वकील साहब वाह, बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं आप। एक तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि मैं धर्मपाल की जायदाद हासिल करने के लिए रश्मि जी को अपनाना चाहता था, और दूसरी तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने मिस्टर चंद्र सक्सेना का कत्ल करके रश्मि जी को इस कत्ल में फंसा दिया। वकील साहब, दरअसल ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है, जिसमें खामखा आप एक बेकसूर और दुखी औरत को फंसा रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, रश्मि जी जितनी भी शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों ना हो, कत्ल जैसा घिनौना जुर्म कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली मिस्टर, मैं भी तो यही कह रहा हूं। मेरी मौकिला मिसेस रश्मि सक्सेना ऐसा घिनौना जुर्म कर ही नहीं सकती, मगर आप मिस्टर रणधीर ये कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मोटिव भी था और मौका भी था। मेरे ख्याल में मिस्टर रणधीर, ये कत्ल आपके अलावा किसी और ने नहीं किया। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त हर गवाह को क्रॉस एग्जामिन करने की बजाय उन्हें मुजरिम करार देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज मॉकरी ऑफ लॉ योर ऑनर। ये कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में सजा का हकदार भी करार दिया जा सकता है। आप जा सकते हैं मिस्टर योर ऑनर। मैंने इसी अदालत में अपने फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मौजूदगी में यह साबित कर दिया है कि जितने भी गवाह इन्होंने यहां पेश किए हैं, उनमें से कोई एक भी शक के दायरे के बाहर नहीं है। मैं ये भी मानता हूं योर ऑनर कि मेरी मुवक्किला को मुजरिम साबित करने के लिए इन्होंने अभी तक एक ठोस मोटिव इस कोर्ट में पेश नहीं किया। इस एक कत्ल के लिए योर ऑनर इतने सारे कातिल नहीं हो सकते, इसलिए कातिल सिर्फ एक है और सजा का हकदार भी सिर्फ वही एक है। शक की बुनियाद पर किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता है योर ऑनर, और जब शक के दायरे में इतने सारे इंसान हो तो मेरी मुवक्किला बेनिफिट ऑफ डाउट की हकदार हो जाती है योर ऑनर। इस फजूल की बहस में ना पड़कर ना तो मैं खुद अदालत का वक्त जाया करूंगा और ना ही वकील सफाई को इसका मौका दूंगा। मैं कल इसी अदालत में एक नहीं बल्कि दो ऐसे चश्मदीद गवाह पेश करूंगा योर ऑनर, जो यह बात साबित करेंगे कि असली मुल्जिमा मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना ही है। कहा था कि तुम दोनों भाइयों को फ्लर्ट करने के लिए सिर्फ मेरी ही महबूबा मिली है। एक तो भगवान को प्यारा हो चुका है, लेकिन तुम्हें मैं चांद से मार डालूंगा। यही कहा था ना आपने, यही कहा था ना आपने मिस्टर पीटर। वाह वकील साहब वाह, बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं आप। एक तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि मैं धर्मपाल की जायदाद हासिल करने के लिए रश्मि जी को अपनाना चाहता था, और दूसरी तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने मिस्टर चंद्र सक्सेना का कत्ल करके रश्मि जी को इस कत्ल में फंसा दिया। वकील साहब, दरअसल ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है, जिसमें खामखा आप एक बेकसूर और दुखी औरत को फंसा रहे हैं।
योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है फोरेंसिक्स एक्सपर्ट मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह, आप इस स्टैचू को पहचानते हैं? जी हाँ, ये पत्थर का बना हुआ एक वजनी स्टैचू है जो कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। आपने इसका मौना किया है? जी हाँ। इसके मौने की रिपोर्ट जो आपने पुलिस को दी है उसके बारे में जरा अदालत को तफसील से बताएंगे? जी, इस स्टैचू पर जो कि आलाए कत्ल साबित हो चुका है, दो मुख्तलिफ किस्म के निशानात पाए गए, यानी दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप। स्टैचू के ऊपर वाले हिस्से पर जो बिना शक और शुबह के मकतूल का ही ब्लड ग्रुप था, जिसके साथ चंद बाल भी चिपके हुए थे। तहकीकात करने पर यह पता चला कि बाल भी मकतूल के सिर के ही बाल थे। स्टैचू के निचले वाले हिस्से पर एक ब्लड का छोटा निशान पाया गया, जो कि जांच पड़ताल के बाद मिसेज रश्मि सक्सेना के ब्लड ग्रुप से मैचिंग पाया गया। यानी कि किसी ने खून भरे हाथों से स्टैचू को नीचे से पकड़कर मकतूल के सर पर दे मारा। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। यह सवाल सजेस्टिव होने के साथ साथ गवाह को प्रेजुडिस भी करता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वार्न किया जाता है कि ऐसे सवाल न करें। आई एम सॉरी योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। मुझे गवाह से कोई और सवाल नहीं पूछना। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर सिंह, आपने अभी अभी अदालत को बताया कि इस स्टैचू पर मामूली खून के धब्बे मिले और काफी जांच पड़ताल के बाद ये खून के धब्बे मिसेज रश्मि सक्सेना के ब्लड ग्रुप से मैच किए गए। जी हाँ। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि मिसेज रश्मि सक्सेना का ब्लड ग्रुप ऐसा है जो किसी दूसरे के साथ मैच ना करता हो? क्यों नहीं मैच कर सकता हुजूर, कई लोगों से मैच कर सकता है, बल्कि हजारों लोगों का ब्लड ग्रुप वही होगा। लेकिन एक ब्लड ग्रुप कुछ रेयर होता है, तभी इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि इस कत्ल के सिलसिले में जितने भी ब्लड ग्रुप के नमूने हमारी लेबोरेटरी में भेजे गए थे, उसमें से सिर्फ मिसेस रश्मि सक्सेना का ही ब्लड ग्रुप मैच किया। लेकिन क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि यह ब्लड ग्रुप किसी दूसरे का भी हो सकता है? बेशक हो सकता है। शुक्रिया सिंह साहब। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह है चंद्रकांत दुबे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। मिस्टर चंद्रकांत जी। मर्डर वेपन यानी कि आला कत्ल पर से उंगलियों के निशानात आप ही ने लिए थे? जी हाँ। वो किसकी उंगलियों के निशानात थे? दरअसल आला कत्ल यानी कि स्टेचू का अपर सरफेस बिल्कुल रफ था और रफ सरफेस पर किसी भी उंगलियों के निशान नहीं आ सकते। हाँ, उसके निचले हिस्से पर जहां स्टैंड के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा फिक्स किया गया था, उस पर अंगूठे के निशान जरूर मिले। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जिस आदमी का वो अंगूठे का निशान था, उसने उसे स्टैचू के निचले हिस्से से पकड़कर मकतूल के सर पर दे मारा। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। ही इज लीडिंग द विटनेस। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वार्न किया जाता है कि वो ऐसे सवालात ना पूछे। आई एम सॉरी योर ऑनर। मिस्टर दुबे, आप ये तो अदालत को बता ही सकते हैं कि वो किसके अंगूठे का निशान था? जी, मिसेस रश्मि सक्सेना के अंगूठे का निशान है। आपको पूरा यकीन है कि वो मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना के अंगूठे का निशान ही था? जी हाँ, मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि ये मिसेस रश्मि सक्सेना के अंगूठे का निशान है। मिस्टर डिफेंस लॉयर, ये कोर्ट रूम है, आपका ऑफिस नहीं, जहां आप लोग कानाफूसी कर रहे हैं। आप कोर्ट का डिसिप्लिन बरकरार रखिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी योर ऑनर। मैं गवाह से सवाल करने के लिए अपने असिस्टेंट से मशवरा कर रहा था। मिस्टर डिफेंस लॉयर, जब आपकी बारी आएगी तो आपको सवाल पूछने और सवालों की तैयारी करने के लिए पूरा वक्त दिया जाएगा। आई एम सॉरी अगेन योर ऑनर। इट्स ऑलराइट। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप अपने गवाह से सवाल पूछने का काम जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर दुबे, ये रफ सरफेस की बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या आप अदालत को तफसील से बताएंगे कि ये रफ सरफेस क्या होती है? पत्थर से बनी किसी चीज पर कोई भी निशान बाकी नहीं रहती और इस कत्ल का संबंध सीधे स्टेचू से है कि उस स्टेचू से कत्ल किया गया है जो पत्थर से बना हुआ है। आप उसे कहीं से पकड़ें, किसी और से पकड़ें, लेकिन आपकी उंगली निशान नहीं आएंगे। थैंक यू मिस्टर दुबे। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज।
मिस्टर चंद्रकांत दुबे, आपने बड़ी खूबसूरती से इस अदालत को समझाया कि किसी भी रफ सरफेस पे उंगलियों के निशानात बाकी नहीं रहते, और हमारे इस कत्ल के केस में आला कत्ल वो पत्थर का स्टैचू है जिसका सरफेस रफ है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं दुबे साहब कि क्या आपने सिर्फ उस आला कत्ल पर ही उंगलियों के निशानात ढूंढने की कोशिश की, या फिर उस कमरे में दूसरी चीजों पर जहां यह कत्ल की वारदात हुई? हमने कमरे के चारों तरफ कमरे में पड़ी हर चीज से उंगलियों के निशान उठाए, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये तो हमारी रूटीन प्रैक्टिस है। वेरी गुड दुबे साहब, यानी कि उस कमरे में किसी चीज या किसी और जगह से मुलजिमा के उंगलियों के निशानात नहीं पाए? जी नहीं। यानी कि उस कमरे में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। मेरा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसकी सरफेस पॉलिश्ड हो, जिस पर उंगलियों के निशानात मिल तो सकते हैं लेकिन मिले नहीं। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए दुबे साहब और सोचकर बताइए। हाँ, मुझे याद आया, पॉलिश सरफेस वाला एक टेलीफोन था, लेकिन उस पर भी किसी उंगली के निशान नहीं थे। यू मीन किसी पे भी नहीं? जी नहीं, किसी पर भी नहीं। यानी कि मिस्टर दुबे, आपके कहने का यह मतलब है कि उस टेलीफोन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? टेलीफोन मौजूद हो, उसका इस्तेमाल ना हो? खैर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वारदात के दिन हमें उस पर से निशान उठाने के लिए कहा गया, लेकिन उस पर किसी की उंगलियों के कोई निशान नहीं मिल पाए। That's all. इसका मतलब यह भी तो हो सकता है दुबे साहब कि उस टेलीफोन के इस्तेमाल के बाद बाकायदा, मेरा मतलब है जानबूझकर, फिंगरप्रिंट्स मिटाए भी तो जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, बल्कि मैं समझता हूं ऐसा ही हुआ होगा। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त मेरे गवाह को कंफ्यूज करके, बल्कि ट्रैप करके उनके मुंह से यह निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। योर ऑनर, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहा हूं, और ना ही गवाह को कंफ्यूज करके कोई भी बात उसके मुंह से उगलवाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि तफ्तीश के हर पहलू को अदालत की तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं योर ऑनर कि इस कत्ल के मुकदमे में मेरी मुवक्किला की जिंदगी का सवाल नहीं, बल्कि इनकी इज्जत का भी सवाल है। यह मासूम औरत एक बहुत बड़े साजिश के तहत अपने पति के कत्ल के मुकदमे में फंसाई गई है। योर ऑनर, आज भी हमेशा की तरह मेरे फाजिल दोस्त एक गर्दन को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की जल्दी में। इन्होंने तफ्तीश के उस पहलू पर गौर ही नहीं किया योर ऑनर कि उस आर्ट गैलरी में अगर टेलीफोन लगवाया गया तो क्या यह मुमकिन है कि उस टेलीफोन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया हो, और अगर इस्तेमाल किया गया है योर ऑनर, तो उस टेलीफोन पर उस इंसान के उंगलियों के निशानात मौजूद होने चाहिए जिसने उस टेलीफोन को आखिरी बार इस्तेमाल किया। चूंकि उस टेलीफोन से किसी के भी निशानात नहीं पाए गए, इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि किसी ने जानबूझकर उंगलियों के निशानात टेलीफोन पर से मिटा दिए। अब ऐसा कौन कर सकता है योर ऑनर? ऐसा वही कर सकता है जिसे इस केस में अपने पकड़े जाने का डर हो, और जिसे अपने पकड़े जाने का डर हो, या तो वो खुद मुजरिम है या फिर मुजरिम का साथी। अब हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया है योर ऑनर कि ये इंसान कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। कोर्ट इज एडजर्न। मिली, हमारे पास सिर्फ आज रात का ही वक्त है, और इसी वक्त में हमें यह पता लगाना है कि कत्ल का वक्त जो मुकर्रर किया गया था, यानी कि 8:30 और 9:30 के बीच, उस समय उस टेलीफोन से कितने फोन कॉल्स हुए थे, कहां हुए थे और किसने किए थे। और इसके साथ आप लोगों को यह भी पता लगाना है कि उन टेलीफोन कॉल्स की ड्यूरेशन क्या थी। यस सर, लेकिन आप इससे साबित क्या करना चाहते हैं? इट्स वेरी सिंपल मिली, आप पहले बैठिए प्लीज। पाशा, उस टेलीफोन पर से उंगलियों के निशानात मिटा दिए गए थे जानबूझकर, और यह मैं यकीन से कह सकता हूं। हमें यह पता लगाना है, और यह बेहद जरूरी है हमारे लिए, कि यह काम किसने किया और क्यों किया। सर, ये टेलीफोन पर उंगलियों के निशानात, कहीं आप अंधेरे में तीर तो नहीं मार रहे हैं? तुम भूल रहे हो पाशा। याद करो, रश्मि भाभी का कोर्ट में बयान क्या था। उनका बयान यह था कि जब आर्ट गैलरी से वो जाने के लिए निकली तो चंद्र भैया किसी को फोन करने के लिए गए। अगर इस बात को बेस बना लिया जाए
तो उनके उंगलियों के निशानात उस टेलीफोन के रिसीवर पर मौजूद होने चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस टेलीफोन रिसीवर पर उंगलियों के निशानात नहीं थे। अब ऐसा किसने किया, क्यों किया, यह तो हमारी तफ्तीश ही बता सकती है। अब आप लोग चाहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे रात भर में रिपोर्ट चाहिए। Am I clear? राइट सर। राइट सर। Good. चलो मिली, लेट्स गो। मैं पता लगाता हूं फादर फिकर कहां बैठते हैं। एक्सक्यूज मी, मिस्टर फादर फिकर प्लीज। इस रूम में ये पास ही है। आओ। कम इन। एक्सक्यूज मी मिस्टर फादर फिकर। यस। हाँ, ये मिली, मैं पाशा। तो मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, आपने हमें पहचाना नहीं। एक्सक्यूज मी, हम मिस्टर विजय सक्सेना के यहाँ से आए हैं। हम उनके ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट्स हैं। मगर इसमें मेरी क्या दिलचस्पी है? देखिए, दरअसल हम चंद्र सक्सेना मर्डर केस के सिलसिले में आए हैं। हम ये पता करना चाहते हैं कि आर्ट गैलरी फोन नंबर 4977-297 से 14 जुलाई की रात 8:30 और 9:30 के बीच में कितने कॉल्स किए गए हैं और किस नंबर पे किए गए हैं। क्या आप ये इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं? अरे तुम भी कमाल करती हो। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, ये इन्फॉर्मेशन तो ये क्यों देंगे? क्यों क्यों नहीं? क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। तुम ही सोचो बेटी, यूं इंसान खाए बिना कब तक रह सकता है बेटी? खा लो बेटा। नहीं अंकल, मुझे भूख नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है बेटी, क्या गुजर रही है। लेकिन जो मुसीबत हम पर आन पड़ी है उसे तो झेलना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास है बेटी, भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। तुम देख लेना, तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ होगा। विजय एक अच्छा वकील ही नहीं, चंद्र का भाई भी है। और फिर सांच को आंच कैसी, तुम तो देख ही रही हो। ही इज डूइंग अ डैम गुड जॉब। खा लो प्लीज, लो लो, खा लो, खा लो बेटा। अपना न सही, कम से कम उस नन्ही सी जान का तो ख्याल करो जो तुम्हारी कोख में पल रही है, जो तुम्हारे पति की निशानी है। पगली, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो उस नन्ही सी जान का क्या होगा जो इस दुनिया में अभी आई तक नहीं। खा लो बेटा, खा लो। लो लो बेटा, खा लो बेटा। सर, ये रही वो लिस्ट। उस दिन ठीक कत्ल के वक्त के दौरान, यानी 8:30 और 9:30 के बीच इस फोन से 3 कॉल किए गए थे। ये रहे वो 3 नंबर सर। दिस इज एक्सीलेंट। अब आप ये पता लगाइए कि ये 3 नंबर्स किस किस के हैं, और इसके साथ साथ ये भी पता लगाइए कि ये नंबर्स के ओनर्स कौन है, और उनके बारे में कोई खास खबर हो तो नोट कर लीजिए। राइट सर, चले मिली, कम ऑन। गुड। Now let me handle this, okay? Are you sure you can handle this? अरे देखती जाओ कैसे मैं इसे पटाता हूँ। तुम सीख लेना, आगे काम आएगा। हाँ? वैसे आप जानती ही होंगी, but just for the record, मैं पाशा ही मिली। यस, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? Tell her, tell her. हाँ, of course. Lesson number 1, charm your way through. जी? आपसे नहीं, इनसे कह रहा था। देखिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये नंबर्स किन के हैं। 100 marks for all correct answers. आई एम सॉरी, ये कॉन्फिडेंशियल हम आपको दे नहीं सकते। क्या अच्छा क्या? लेसन नंबर 2, पेशेंस। देखिए, आप घबराइए नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मैं भी कॉन्फिडेंशियली रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। आपको भी नहीं बताऊंगा, बताइए ना। आई एम सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते।
अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास कोई उल्टी डायरेक्टरी है? मेरा मतलब है जिसमें नंबर्स पहले दिए गए हो और उसके अगेंस्ट नाम और पता है? आप प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, आई एम वेरी बिजी। देखिए अगर आप ये नंबर्स बताएंगी तो आप और बिजी हो जाएंगे। अरे लेट मी फिनिश। अरे तो मुझे काम तो करने दो तुम मुझे। क्या चाम किया है, सब कुछ सीख लिया मैंने, आगे जाके बहुत काम आएगा कि बना बनाया काम कैसे बिगाड़ना है। क्या मतलब? चलो अब मैं दिखाती हूँ। क्या? माँ ने कहा था जब एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाजा खोल देना चाहिए। कौन सा दरवाजा? टेलीफोन बूथ का। पैसे निकालो। अरे अरे ये लो। पहला नंबर क्या है? हाँ 6456565। लेकिन तुम कर क्या रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते जाओ, आगे जाके बहुत काम आएगा। हेलो 6454545। अरे तेरी आवाज को क्या हुआ? मैं टेलीफोन ऑपरेटर बोल रही हूँ। आपका फोन ठीक से चल रहा है? नाम बोलो। नोट करो। पता क्या है? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है दुबे साहब कि उस टेलीफोन के इस्तेमाल के बाद बाकायदा, मेरा मतलब है जानबूझकर, फिंगरप्रिंट्स मिटाए भी तो जा सकते हैं। पाशा, उस टेलीफोन पर से उंगलियों के निशानात मिटा दिए गए थे जानबूझकर, और ये मैं यकीन से कह सकता हूं। हमें ये पता लगाना है, और ये बेहद जरूरी है हमारे लिए, कि ये काम किसने किया और क्यों किया। हेलो 6454545। अरे तेरी आवाज को क्या हुआ? मैं टेलीफोन ऑपरेटर बोल रही हूँ। आपका फोन ठीक से चल रहा है? नाम बोलो। नोट करो। पता क्या है? सर जैसे आपने कहा था हम टेलीफोन एक्सचेंज गए थे सर, उन 3 नंबर्स के बारे में पता लगा कर आए हैं। सर these are टेलीफोन नंबर्स और साथ में उसके एड्रेसेस। आई थिंक इट विल इंटरेस्ट यू टू नो टेलीफोन कॉल्स किसने किए थे। गुड मिली, प्लीज सिट। योर ऑनर, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं जहां कल मैंने खत्म की थी। मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी की कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो कत्ल का वक्त तय किया गया है, यानी कि 8:30 और 9:30 के बीच, आर्ट गैलरी के फोन नंबर 6208091 से सिर्फ 3 फोन किए गए थे, और वो तीनों फोन मरहूम चंदर सक्सेना ने किए थे। उनका पहला फोन उनके दफ्तर किया गया था, दूसरा फोन रॉन्ग नंबर था, और तीसरा फोन योर ऑनर चंदर सक्सेना ने मेरी मौकेला के अंकल धर्मपाल के घर किया था। ये रही टेलीफोन एक्सचेंज से लिस्ट। मिस्टर धर्मपाल, ये फोन नंबर 4376191 क्या आपके घर का है? यस सर। आप थोड़ी देर के लिए विटनेस बॉक्स में तशरीफ लाएंगे? मिस्टर धर्मपाल, कत्ल वाली रात को करीब 8:30 और 9:30 के बीच क्या मिस्टर चंद्र सक्सेना का फोन आपको आया था? जी हाँ, एक फोन तो जरूर आया था। मैं एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इस दौरान एक फोन जरूर आया था। अगर फोन आया था तो बातें भी जरूर हुई होंगी। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि आप दोनों के बीच क्या बातें हुई? जी हाँ जरूर। योर ऑनर, फोन पर सिर्फ उन्होंने यही कहा था कि रश्मि ने आर्ट गैलरी में हंगामा खड़ा किया है और वो उसकी इस हरकत से बहुत सख्त परेशान है। इसका मतलब योर ऑनर, रश्मि सक्सेना के उस कमरे से निकल जाने के बाद ना सिर्फ चंद्र सक्सेना जिंदा थे, बल्कि उन्होंने वहां से 3 फोन भी किए। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि मेरी मुवक्किला रश्मि सक्सेना बेकसूर है और इसने चंद्र सक्सेना का कत्ल नहीं किया। ऑर्डर योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त अभी से यह बात कैसे कह सकते हैं कि कत्ल का वक्त 8:30 और 9 के बीच तय किया गया था और मुलजिमा कत्ल करने के बाद वहां से निकल सकती थी या निकल गई होगी? योर ऑनर, यानी कि मेरे फाजिल दोस्त ये कहना चाहते हैं कि वो टेलीफोन मरहूम चंद्र सक्सेना ने नहीं बल्कि उनकी लाश ने किया था,
और वो भी मेरी मौकिला रश्मि सक्सेना के वहां से निकल जाने के बाद। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, धर्मपाल जी के कहने के मुताबिक मरहूम चंद्र सक्सेना का फोन तो आया, लेकिन अगर यह फोन पति पत्नी के टकराव के दरमियान आया होता तो अपने टेम्परामेंट के मुताबिक मुलजिमा रश्मि सक्सेना चंद्र सक्सेना के हाथ से फोन खींचकर अपने अंकल धर्मपाल से बात जरूर करती और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हंगामे और झगड़े की वजह बताती। और जैसा कि इस अदालत को धर्मपाल जी पहले भी बता चुके हैं कि मरहूम चंद्र सक्सेना ने फोन रश्मि सक्सेना के हंगामा खड़ा करने के सिलसिले में किया था। इससे एक बात साफ जाहिर होती है योर ऑनर कि मेरी मौकिला रश्मि सक्सेना ने कत्ल नहीं किया, बल्कि कत्ल के वहां से चले जाने के बाद हुआ है। दूसरे लफ्जों में योर ऑनर, मरहूम चंद्र सक्सेना रश्मि सक्सेना के वहां से चले जाने के बाद भी जिंदा थे। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त शायद ये बात भूल रहे हैं कि मुलजिमा मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना के जाने के बाद अगर मकतूल मिस्टर सक्सेना जिंदा थे और उन्होंने 3 फोन भी किए थे तो फोन पर उनकी उंगलियों के निशानात क्यों नहीं पाए गए? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं योर ऑनर। अगर अब भी मेरे फाजिल दोस्त जनाब पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब मेरी मौकिला को कातिल ठहराना चाहते हैं तो इस राज से पर्दा हटाना भी इन्हीं का काम है, वरना किसी भी सूरत में मेरी मौकिला इस कत्ल की जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती है। हाँ तो मिस्टर धर्मपाल, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ठीक उस वक्त यानी कि मिस्टर चंद्र सक्सेना से फोन पर बात खत्म करने के बाद आपने अपने फोन से एक और फोन किया था। मैंने? जी हां, आपने। शायद आपको याद नहीं, लेकिन मिस्टर जेडी यानी कि मिस्टर जगमोहन डागा के साथ आपने उनके प्राइवेट नंबर पर गुफ्तगू की थी। योर ऑनर, मिस्टर धर्मपाल को सोचने और उस दिन की तमाम वाकयात की लड़ियों को अपने जहन में जोड़ने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए। तब तक मैं मिस्टर जेडी को यहां विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर, आप जा सकते हैं। मिस्टर जेडी, क्या आप मिस्टर धर्मपाल को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूं। सुना है आप दोनों में काफी गहरे ताल्लुकात हैं। बिजनेस रिलेशंस हैं। आप उन्हें गहरा मानना चाहे तो मान भी सकते हैं। जेडी साहब, कत्ल वाली रात यानी कि 14 जुलाई को 8 साढ़े 8 बजे क्या आपको मिस्टर धर्मपाल का फोन आया था? आया होगा, मुझे याद नहीं। मगर आपको यह तो जरूर याद होगा जेडी साहब कि मरहूम चंद्र सक्सेना के साथ आपकी लंबी चौड़ी डीलिंग्स थी। यही सवाल पहले भी एक बार आपने मुझसे पूछा था मेरे ऑफिस में ट्रेसपासिंग करके। उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था कि मेरी बिजनेस डीलिंग सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं, सारी दुनिया में फैली हुई है। अब किसी एक आदमी के साथ मेरे किसी ऑफिस ने क्या डीलिंग की है, यह याद रखना मेरे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और वैसे भी ये काम मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है, जिन्हें मैं तनख्वाह देता हूं। मैं मानता हूं कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जेडी साहब, मगर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आप जिस इंसान के साथ 10-10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस करते हैं या करोड़ों रुपए की डीलिंग्स करते हैं, आपको उस आदमी के बारे में कुछ भी याद नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं, खुल के कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं जेडी साहब कि आप झूठ बोल रहे हैं, और दूसरे लफ्जों में आप अव्वल नंबर के झूठे इंसान। शराब! 2 कौड़ी के वकील की हैसियत से मुझे झूठा कहें? मिस्टर जेडी, माइंड योर लैंग्वेज। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि आप वकील साहब से कह दें अगर उनके पास कोई ऐसा सवाल है जिससे इस केस में मदद मिलती हो तो जरूर पूछें, वरना मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूं, मेरा एक मिनट कीमती है। अदालत वकील सफाई को हुक्म देती है कि वो सिर्फ केस के मुताल्लिक ही सवाल करें। यस योर ऑनर, मैं आपका कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता जेडी साहब, इसलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या रिसेंटली आप किसी को 20 लाख रुपया देकर भूल तो नहीं गए? कहीं आपको तो नहीं दिए थे? योर ऑनर, ये वकील साहब कैसे कैसे बेतुके सवाल कर रहे हैं, ये क्या जानना चाहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं जेडी साहब, कोई बात नहीं।
आज वाकई आपकी याददाश्त काम नहीं कर रही, इसलिए जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो मैं किसी और से पूछ लूंगा, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इस केस के सिलसिले में मिस्टर रणधीर भाटिया को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर रणधीर, आपने मेहता एंड मेहता कंपनी से एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी? जी। आपने वो गाड़ी कितने में खरीदी? जी। मैंने आपसे पूछा वो गाड़ी आपने कितने में खरीदी? जी 20 लाख की। और ये सारा पैसा आपने हार्ड कैश में दिया? जी। क्या आप इस अदालत को बताएंगे मिस्टर रणधीर कि ये रुपए आपके पास कहां से आए, और आपने ये गाड़ी खरीदने के लिए चेक से पेमेंट न करते हुए हार्ड कैश में पेमेंट क्यों की? मिस्टर रणधीर, आप 6 साल से धर्मपाल के यहां काम कर रहे हैं, और अगर आपकी नौकरी को नजर में रखा जाए और आपकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाए तो 20 लाख की मर्सिडीज तो दूर की बात है मिस्टर रणधीर, आप 20,000 का स्कूटर रखने की हैसियत नहीं रखते। तो आप इस अदालत को बताइए कि ये रुपया आपको किसने दिया। शायद आप इस अदालत को यह नहीं बताना चाहते मिस्टर रणधीर, लेकिन मैं इस अदालत को बताता हूं कि ये रुपया आपको किसने दिया। आपको ये रुपया मिस्टर जेडी ने दिया मरहूम चंद्र सक्सेना के कत्ल का मुआवजा। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ये झूठ नहीं मिस्टर रणधीर, बिल्कुल सच है। मिस्टर जेडी और चंद्र सक्सेना के दरमियान किसी डील के सिलसिले में रंजिश पैदा हो गई। वो चंद्र सक्सेना को अपने रास्ते से हटाना चाहता था जब अचानक उनकी नजर आप पर पड़ गई। वो ये जानता था कि आप रश्मि सक्सेना से बेहद प्यार करते हैं और रश्मि सक्सेना को हासिल करना चाहते हैं। वो ये भी जानता था कि चंद्र सक्सेना आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, और आपने ये सौदा 2 वजह से कबूल किया। पहली वजह यह मिस्टर भाटिया कि आपको जेडी से बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी, और दूसरी वजह यह कि आपका रश्मि सक्सेना तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता था। आपने मरहूम चंद्र सक्सेना का कत्ल किया, जेडी से 20 लाख रुपए लिए और वो गाड़ी खरीद ली, और इससे साफ जाहिर होता है कि आपके अलावा कातिल और कोई नहीं हो सकता। आप कातिल हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, मैंने ये कत्ल नहीं किया। तो फिर मिस्टर भाटिया बताइए कि इतनी बड़ी रकम आपके पास कहां से आई? बोलिए मिस्टर भाटिया, एक बात याद रखिए कि सच बोलने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। सिर्फ सच बोल के आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं, वरना फांसी के फंदे और आपके गर्दन के दरमियान ज्यादा फासला नहीं है। इसलिए ये बताइए कि ये रुपया आपको किसने दिया? बोलिए मिस्टर भाटिया, ये रुपया आपको किसने दिया? ये बोलिए, ये रकम, बोलिए मिस्टर भाटिया, ये रकम मुझे किसने दी? ये रकम मुझे कातिल ने दी थी। कातिल? क्यों? क्योंकि क्यों? क्योंकि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ, क्योंकि इस कत्ल का सिर्फ मैं चश्मदीद गवाह हूं। मिस्टर रणधीर भाटिया, आपने अभी अभी इस अदालत में यह कबूल किया है कि इस कत्ल के चश्मदीद गवाह आप हैं, और एक चश्मदीद गवाह होने की हैसियत से मैं ये चाहूंगा कि आप इस अदालत को कत्ल वाली रात की एक एक बात अपनी ज़बानी बताएं। ये सच है, मैं दिल ही दिल में रश्मि से प्यार करता था, मगर मैं कभी अपने प्यार का इजहार न कर सका। मैं दरअसल में बचपन से ही सुनहरी जिंदगी गुजारने के सपने देखा करता था। जब मैंने धर्मपाल को ज्वाइन किया तो मेरी नजर उनकी बेटी रश्मि पर पड़ी, जो दरअसल में उनकी बेटी नहीं थी, उनके मरहूम दोस्त की बेटी थी, जो कि सारी दौलत रश्मि के नाम कर गए थे। इस तरह सारी दौलत की वारिस रश्मि हुई। मैं रश्मि को शीशे में उतारने में कामयाब हो जाता अगर उन दिनों मिस्टर चंद्र सक्सेना धर्मपाल को ज्वाइन न करते।
इस मामले में वो ज्यादा तेज और खुशकिस्मत निकले। मिस्टर चंद्र सक्सेना एक दिल फेंक किस्म के आदमी थे। मुझे पूरा यकीन था कि यह शादी ज्यादा देर नहीं टिक सकती, इसलिए मैंने रश्मि जी का पीछा नहीं छोड़ा और हमेशा उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश करता रहा। उस दिन भी मैं इसी सिलसिले में आर्ट गैलरी पहुंचा, क्योंकि मुझे पहले से पता चल चुका था कि मिस्टर चंद्र सक्सेना और रश्मि जी भी इनवाइटेड हैं। उस दिन मिस्टर चंद्र सक्सेना रश्मि जी से पहले वहां पहुंच गए थे और मिस सुजी के साथ फ्लर्ट करने लगे। वेल, उस गाड़ी में अभी तक सवार नहीं हुई हूँ, लेकिन टिकट खरीद लिया है। टिकट? क्या मतलब? हाँ, वो देखो। कि इतने में रश्मि जी वहां पहुंच गए। उन दोनों को बाहों में देखकर भड़क गई और सबके सामने मिस्टर चंद्र सक्सेना को बुरा भला कहने लगी। डार्लिंग, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है? ये पहली बार नहीं है चंदर, इसके पहले भी तुम कई गुल खिला चुके हो जो मेरी नजरों में है। आखिर कब तक चंदर, कब तक मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? बोलो। रश्मि, क्या कर रही हो? ये पब्लिक प्लेस है, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज आप ऐसे बाहर नहीं होना। मुझे कुछ नहीं सुनना, और इस पब्लिक प्लेस में मैं तुम्हें मनमानी करने के लिए छोड़ दूं? मेरा तो जी चाहता है तुम्हारा सर फोड़ दूं यहाँ पर। मिस्टर चंद्र सक्सेना ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मिसेस रश्मि और भड़कती जा रही थी। तो मिस्टर चंद्र सक्सेना उन्हें बाजू वाले कमरे में ले गए और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो यार। रश्मि, मैं सच बोल रहा हूँ कि कॉलेज में सूजी मेरी क्लास चलती और कुछ नहीं यार। और यहाँ 3-4 सालों के बाद मुलाकात हुई तो हम लोग पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। बिलीव मी प्लीज। छोड़ो, अब मैं ऐसी भी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर वाकई तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है तो छोड़ दो मुझे। हाँ, छोड़ दो मुझे और चले जाओ जहाँ जाना चाहते हो। रश्मि, प्लीज मेरी बात मान जाओ। देखो, कांच का टुकड़ा लगने से तुम्हारे हाथ में कितना खून निकल रहा है। प्लीज लो, मैं तुम्हारे हाथ में रुमाल बांध देता हूं। छोड़ो चंदन, छोड़ो। ये हाथ का जख्म तो फिर भी भर जाएगा, लेकिन तुम्हारी हरकतों से जो जख्म मेरे दिल पर लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे चंदन, कभी नहीं भरेंगे। अपने पति की हरकतों को देखकर मुझ जैसी स्वाभिमानी लड़की कब की आत्महत्या कर चुकी होती, कब की। अगर मेरे कोक के बच्चे ने मेरे पाँव में बेड़ियां ना डाली होती। बच्चा? हमारा बच्चा? सच कह रही हो तुम? बस रश्मि, बस प्लीज इसके आगे कुछ मत कहो। रश्मि, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे, और ना ही कोई ऐसा धंधा करूंगा जिससे मुझे हमारे आने वाले बच्चे के सामने शर्मिंदा होना पड़े। रश्मि, तुम्हें मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं रात रात भर गायब रहता हूं, बिजनेस के सिलसिले में कई कई दिन तक घर नहीं आता हूं। तो मैं तुमसे वादा करता हूं रश्मि कि मैं सब छोड़ दूंगा, बल्कि यूं कहो कि आज से मैंने वो सब छोड़ दिया है। ये सब बातें सुन के मेरा माथा ठंडा। अब आस्ते आस्ते मेरी समझ में आने लगा कि मेरे साथ नौकरी करने वाला मिस्टर चंद्र सक्सेना देखते ही देखते इतना अमीर कैसे हो गया। आपने मरहूम चंद्र सक्सेना का कत्ल किया, जेडी से 20 लाख रुपए लिए और वो गाड़ी खरीद ली। ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ, क्योंकि इस कत्ल का सिर्फ मैं चश्मदीद गवाह हूं। ये सब बातें सुन के मेरा माथा ठनका। अब आस्ते आस्ते मेरी समझ में आने लगा कि मेरे साथ नौकरी करने वाला मिस्टर चंद्र सक्सेना देखते ही देखते इतना अमीर कैसे हो गया। वो भी जेडी के साथ उसके काले धंधों में शरीक था। हेलो, हाँ अंकल हैं? जी नहीं, गोवा की मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए घर चली गई। हेलो,
6455555? रॉन्ग नंबर। Oh my God. हेलो। हाँ हेलो अंकल, मैं चंदर बोल रहा हूँ। हाँ चंद्र बेटा। अंकल मैं आर्ट गैलरी से बोल रहा हूँ। बोलो क्या बात है? अंकल वो सुबह रश्मि के भड़क जाने से बात जरा अधूरी रह गई थी। मैं आपको उसी वक्त बता देना चाहता था कि मैं अब हर गैर कानूनी धंधे से अपना हाथ खींच लेना चाहता हूँ। मैं जेडी जैसे किसी भी आदमी से ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? फोन पर क्या इस तरह बातें की जाती हैं? हम इस मसले पर कल सुबह बात कर लेंगे। नहीं अंकल नहीं, मैं इसी वक्त इस मसले को खत्म कर देना चाहता हूँ, वंस फॉर ऑल। आप जेडी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि कल उसका माल हमारी कंसाइनमेंट के साथ नहीं जाएगा और उसका दिया हुआ एडवांस ज्यों का त्यों पर्सनल सेफ में रखा हुआ है। आप चाहें तो उसे वापस कर दीजिए, वरना कल सुबह तक वापस कर दिया जाएगा। ये अचानक बैठे बैठाए तुम्हें क्या हो गया है? तुम शायद जेडी को अच्छी तरह से नहीं जानते, उसे मैं जानता हूँ। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना तो मुसीबत में डाल ही सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ एक ही झटके में रिश्ता तोड़ना तो मौत को दावत देने के बराबर होता है। कुछ भी हो अंकल, अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी गलत काम में हाथ नहीं डालूंगा। और आप तो जानते हैं अंकल कि रश्मि को हमेशा मुझसे शिकायत रही है कि मैंने पैसा कमाने की धुन में उसे हमेशा इग्नोर किया है। और मैं ये नहीं चाहता अंकल कि कल मेरा होने वाला बच्चा भी मुझसे इस बात की शिकायत करे। नहीं नहीं चंद्र बेटे, तुम अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल, प्लीज कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपना एक छोटा सा घर संसार बसाना चाहता हूं, जहां मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक पीसफुल लाइफ गुजार सकूं। और इस मसले में अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा अंकल, किसी की भी नहीं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो बेटे, अगर कल जेडी का माल हमारे कंसाइनमेंट के साथ नहीं गया तो जानते हो क्या होगा? वो आग बबूला हो जाएगा और उस आग के तमाम शोले तुम्हारे सपनों के संसार पर गिरकर उन्हें बनने से पहले ही जलाकर राख कर देंगे। अगर ये बात है अंकल तो मैं कल का भी इंतजार नहीं करूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाकर जेडी का सारा माल जो गोदाम में पड़ा है और उसने 10 लाख रुपए जो एडवांस दिया है पुलिस के हवाले करवा दूंगा। तुम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। तुम आर्ट गैलरी से ही बोल रहे हो ना? तो मैं 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस दौरान कुछ नहीं करोगे, किसी को फोन तक नहीं करोगे, समझे? मैं पहुंच रहा हूं। हेलो। हेलो जेडी साहब। हाँ जेडी बोल रहा हूँ। बोलो धर्मपाल, क्या बात है? एक गंभीर समस्या आन खड़ी हुई है। बोलते रहो। वो शायद आपका माल जो हमारी कंसाइनमेंट के साथ जाने वाला था शायद कल नहीं जा पाएगा। क्यों? वो चंदर इस बात के लिए कुछ राजी नहीं हो रहा है। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? देखिए जेडी साहब, मैंने आप ही के कहने पर चंद्र को फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने के लिए फाइनेंस किया और आप ही के इशारों पर चलते हुए उसकी कंपनी के लेबल्स लगवाकर आपके ड्रग्स को एक्सपोर्ट करता रहा। मैंने एक बाप होकर अपने बेटे को गलत राह पर चलने पर मजबूर किया। अरे इसीलिए तो उसकी कंपनी आज हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। लेकिन अब वो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। रिश्ता रखना या तोड़ना जेडी के इख्तियार में है, समझा दो उसे। देखिए जेडी साहब, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। चंदर मेरा बेटा है, मेरा दामाद है, मेरा सरखरीद गुलाम नहीं। लेकिन हमारा तो सरखरीद गुलाम है। और सुनो धर्मपाल, ये कोई 2-4 करोड़ की बात नहीं कि हम पान की तरह चबा के थूक दें। पूरे 100 करोड़ का माल है और 100 करोड़ की खातिर चंद्र सक्सेना जैसे कीड़े मकोड़ों को 100 बार मसला जा सकता है। कल अगर हमारा माल लोड नहीं हुआ तो उसे उसके पूरे खानदान के समेत हम कुत्तों की तरह मरवा के फेंकवा देंगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी चुनते हो या मौत। जेडी साहब, सुनिए जेडी, अब क्या करूं? हाँ, चंद्र के पास जाता हूं, पूछता हूं उसे। ये क्या बचपना है? जानते हो जेडी जैसे आदमी से दुश्मनी लेने का मतलब क्या है? मौत। लेकिन अंकल, इसमें दुश्मनी लेने का सवाल ही कहां उठता है? एक व्यापारी से धंधा करते थे, आज नहीं अच्छा लग रहा है इसलिए हाथ पीछे डाल लेना चाहता हूं। और अंकल, अगर जेडी ये समझता है कि मैं उससे नाता तोड़कर उसके गलत धंधों की इत्तला पुलिस को दे दूंगा
तो आप उसे मेरी तरफ से यकीन दिला दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अंकल, मैं तो पैर पीछे इसलिए हटा रहा हूं कि अपने बीवी और बच्चों के साथ एक घरेलू जिंदगी जी सकूं। यह मसला उतना आसान नहीं है बेटे। इस मसले को तुम जितना आसान समझते हो, यह मसला उतना ही पेचीदा है। या यूं समझ लो, यह वो दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंस जाए तो उसके लिए फिर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जितना तुम निकलने के लिए जोर लगाओगे उतना ही तुम और धंसते जाओगे। बेटे, जेडी जैसे आदमियों के लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। फिर भी तुमने अगर इस चक्रव्यूह से निकलने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें बहुत ही हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। फिलहाल मेरी यही राय है कि तुम कल उसका यह माल जाने दो। सॉरी अंकल, सॉरी। आज के बाद जेडी का माल मेरी फर्म के साए में स्मगल नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी और रश्मि की जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हो। क्या मतलब? मतलब यह कि अभी 10 मिनट पहले जेडी मुझे फोन पर धमकी देकर गया है कि अगर कल के कंसाइनमेंट में उसका माल रवाना नहीं हुआ तो वो हम तीनों को खत्म कर देगा। और जेडी जो कहता है वो कर गुजरता है, वो कर गुजरता है। इसका मतलब है अंकल, हमें इसी वक्त अभी पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं चंदन, ये मत करो। अकल से काम लो। अंकल, मैं इस जख्म को कभी भी नासुन नहीं बनने दूंगा। मैं इसके ऑपरेशन का बंदोबस्त करके रहूंगा। अभी जाके पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म करता हूँ। अभी जाके पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म करता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं अंकल, लेट मी गो। तुम्हारा ये डिसीजन में मौत के घाट उतार देगा। अंकल, मैं जेडी को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके हवाले चंद्र बेटे, नहीं चंद्र, चंद्र बेटा, चंद्र, चंद्र बेटा, बेटा देख, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। भगवान, क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? रश्मि को क्या जवाब दूंगा? उसे क्या कहूंगा? उसे क्या कहूंगा? चलिए अंकल, मैं भी आपके साथ चलूं? कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्योंकि हर शरीफ आदमी कत्ल करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, और मैं इसलिए आपके साथ जाना चाहता हूं कि शायद आपको जमानत या मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़े। वैसे अंकल, दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। आपने अपने दामाद का खून करके अपने ही हाथों से अपनी बेटी को विधवा बना दिया। मैंने चंद्र को मारने की गरज से नहीं,
बल्कि उसे वक्ती तौर पर पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए उस पर वार किया था। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि उसकी उसी वक्त मौत हो गई। चलिए अंकल, मैं तो ये बात मान लूंगा, लेकिन दूसरा कोई ये बात नहीं मानेगा। जरा सोचो रणधीर, अगर इस कत्ल के इल्जाम में मैं फांसी पर चढ़ गया तो रश्मि का क्या होगा? वो बेचारी तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी, बिल्कुल अकेली। और फिर मेरे फांसी चढ़ने से चंद्र भी तो वापस नहीं आएगा। रणधीर, देखो बेटा, तुम मेरे पुराने नमकख्वार हो, मेरे हमदर्द हो। इस हादसे का चश्मदीद गवाह सिर्फ तुम्हारे बगैर और कोई नहीं है। इसलिए मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि तुम मेरे इस राज को राज ही रहने दोगे। मुझे मंजूर है अंकल, लेकिन आपको भी मेरी एक बात याद रखनी पड़ेगी। क्या? मैं भी एक नौजवान हूं, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, सपने हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे आपकी करोड़ों की दौलत में से थोड़ी सी मैं समझ गया रणधीर, मैं समझ गया। इसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दूंगा। इस तरह मैंने मिस्टर धर्मपाल को ब्लैकमेल करके उनसे 20 लाख रुपए हासिल किए। उन्हीं पैसों से मैंने ये गाड़ी खरीदी। योर ऑनर, अब मैं चश्मदीद गवाह रणधीर की क्वेश्चनिंग को यहीं रोककर एक बार फिर मिस्टर धर्मपाल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। इससे पहले मैं इस चश्मदीद गवाह को क्रॉस एग्जामिन करने का हक रखता हूं और अपने इस हक के इस्तेमाल की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर, इस गवाह की गवाही अभी मुकम्मल नहीं हुई। मेरी क्वेश्चनिंग पूरी हो जाने के बाद अगर मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। मिस्टर धर्मपाल, आपने अभी अभी मिस्टर रणधीर का बयान सुना। मिस्टर रणधीर का यह दावा है कि वो इस कत्ल में चश्मदीद गवाह है, और उसका बयान सुनने के बाद आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या मिस्टर रणधीर ने सच बोला या झूठ? आप कुछ कहते क्यों? मैं अदालत के सामने यह एतराफ करता हूं जज साहब कि रणधीर ने अभी अभी अदालत के सामने जो भी बयानात रखे हैं वो सारे के सारे सच हैं। अपने दामाद चंद्र सक्सेना का असली कातिल मैं ही हूं। मैं ही वो राक्षस हूं जो अपनी बेटी के सुहाग को खा गया। लेकिन मैं भगवान को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूं जज साहब कि मैंने चंद्र को कत्ल करने के इरादे से नहीं, बल्कि जेडी से दुश्मनी मोल लेने से रोकने के लिए उस पर वार किया था। क्योंकि कुछ ही देर पहले जेडी फोन पर मुझे धमकी दे चुका था कि अगर चंद्र उसकी मर्जी के खिलाफ गया तो वो न कि सिर्फ चंद्र को बल्कि मुझे और रश्मि को भी खत्म कर देगा। जय साहब, अगर जेडी मुझे धमकी दे सकता है तो मैं जानता हूं कि वो हम सबको खत्म भी कर सकता है। मैंने ये कदम अपने लिए नहीं जय साहब, बल्कि चंद्र और रश्मि को बचाने के लिए उठाया था। लेकिन ये महज एक इत्तेफाक या यूं कहिए कि मेरी बदकिस्मती थी कि चंद्र को किसी ऐसी जगह पर चोट लग गई जिससे उसकी मौत उसी वक्त हो गई।
उसके बाद मैंने रणधीर के हाथों ब्लैकमेल होना इसलिए मंजूर किया, सोचा चंद्र की मौत के बाद अगर मैं भी नहीं रहा तो बेसहारा रश्मि का क्या होगा। जज साहब, अगर रश्मि का ख्याल ना होता तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म का इकबाल करता। सारी दुनिया जानती है जज साहब कि मैंने रश्मि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। इसके लिए तो मैंने जिंदगी भर शादी तक नहीं की, अपने घर को आबाद तक नहीं किया। फिर भला मैं दीदे दानिस्ता अपने इन हाथों इसके स्वाद को कैसे मिटा सकता था जज साहब, कैसे मिटा सकता था। सोचा चंद्र को वक्ती तौर पर पुलिस के पास जाने से रोककर फिर जेडी से पीछा छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा। मैं जानता हूं जज साहब, मेरा भगवान जानता है कि यह कत्ल मैंने इरादतन नहीं किया, यह कत्ल मैंने इरादतन नहीं किया। और यह बात मैं इसलिए यहां कह रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बेटी की नजरों में सरखुर्द होना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी की नजरों में गुनहगार होकर मरना नहीं चाहता जज साहब, मैं अपनी बेटी की नजरों में गुनहगार होकर मरना नहीं चाहता। लेकिन मेरी बदकिस्मती यहीं पर खत्म नहीं हुई जज साहब। जिससे मैंने जी जान से प्यार किया, आज वही मेरे किए हुए जुर्म के इल्जाम में फंस गई। नहीं जज साहब, नहीं जज साहब, मैंने विजय सक्सेना को यह मुकदमा लड़ने के लिए बड़ी मुश्किल से राजी किया, क्योंकि इनका भी यही कहना था कि यह कत्ल रश्मि नहीं किया है। सारे सबूत रश्मि के ही खिलाफ थे। जब विजय सक्सेना यह मुकदमा लड़ने के लिए राजी हो गए तो मेरे दिल से एक बोझ सा हल्का हो गया जज साहब। मुझे विश्वास था कि विजय सक्सेना असली कातिल तक पहुंचे या न पहुंचे, मगर वो जरूर कोई ना कोई कानूनी नुक्ता निकालकर रश्मि को बचा लेगा। आज मेरा यह विश्वास गलत साबित नहीं हुआ जज साहब, आज मेरा यह विश्वास गलत साबित नहीं हुआ। हालांकि मैं जानता हूं कि अपने इस विश्वास की कीमत मुझे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। अरे हुजूर, कहाँ चल दिए? क्या बात है, धमकियों का स्टॉक खत्म हो गया? आप चले जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप जैसे लोगों की तो देश के कानून को बहुत सख्त जरूरत है। जरा ठहर जाइए ना। हाँ, बस ऐसी भी क्या जल्दी है? पुलिस को हिदायत दी जाती है कि मिस्टर धर्मपाल और मिस्टर जेडी को हिरासत में ले लिया जाए। मिस्टर जेडी, कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी जगह पर चलिए प्लीज। रश्मि, रश्मि, अभी सर, आई थिंक शी इज इन लेबर। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बेटी, अभी नर्स, एनी न्यूज़? मुबारक हो, आपकी भाभी ने बेटे को जन्म दिया है। पाशा, सक्सेना खानदान का चिराग पैदा हुआ। Of course sir, of course, congratulations. Congratulations sir. Thanks a lot मिली। सर, मैंने बच्चे का नाम भी सोच लिया सर। क्या? सर, उसमें हम दोनों के गुण होंगे सर। अरे लेकिन नाम तो बताओ। बादशाह सक्सेना, of course. Oh no, ये अमावस की रात को नहीं, चांद की 14वीं को पैदा हुआ है। सुना आपने? डबो। कर जुर्म न होते तो ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता।